प्रोजेक्ट टाइगर। वन्य संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या जो माना जा रहा था 55,000 था, जो घट कर के मात्र 1827 रह गई थी। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थानों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती जनसंख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। आगे हम देखेंगे कि बाघ की परियोजना क्या है, इस पर सरकार ने क्या कुछ व्यवस्था किया है। आप इसके बारे में ये वृत्त चित्र वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से इसकी जानकारी हासिल कर सकेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर यह विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इट इज स्टार्टेड 1973। आरंभ में यह काफ़ी सफल साबित हुआ क्योंकि इससे बाघों की संख्या 1973 से 1985 तक 4002 तक पहुंच गई और 1989 में तो यह 4334 हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1993 में यह घट गया और 3600 हो गया। भारत में लगभग 32,137.14 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ 39 टाइगर रिजर्व है। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाना ही नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, राजस्थान में सरिस्का, असम में मानस, केरल में पेरियार, ये सब बाघ के संरक्षण केंद्र हैं। आज यह जीव संकट से जूझ रहा है, इसलिए हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम नैतिक रूप से अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इसके संरक्षण। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। वन्य और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहते हैं तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं या वन विभाग के अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में हैं। उन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला तो रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको हम आरक्षित वन कहते हैं। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। उसके बाद है रक्षित वन, जिसको कि हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। आगे है अवर्गीकृत वन, जिसको कि हम अनक्लास्ड फॉरेस्ट कह सकते हैं। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन्य पदार्थों और उसके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है,
जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं। तो आगे है कम्युनिटी और कंजर्वेशन। कम्युनिटी और कंजर्वेशन के तहत हमें ये जानना है समुदाय का क्या दायित्व है वन संरक्षण के लिए। वन संरक्षण की हमारी नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर इस बात से हम अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुल मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इन्हीं से ही दीर्घकालीन में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। हम बात करें सरिस्का बाघ रिजर्व में, राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। खुद जनता इनका संरक्षण के लिए सरकार से गुहार लगा रही है। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं, सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले की बात करें, वहां पर 5 ऐसे गांव हैं जहां पर लगभग 1200 हेक्टेयर भूमि भरौनदेव डाकब सेंचुरी के नाम से घोषित कर दी गई है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं, जो शिकार वर्जित है तथा बाहरी लोगों के घुसपैठ की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है, क्योंकि खुद यहाँ के निवासी इसकी रक्षा करते हैं। आगे चलते हैं। स्केड ग्रोव, ए वेल्थ ऑफ डाइवर्ज एंड रेयर स्पाइसेस, पवित्र पेड़ों के झुरमुट, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, विविध और दुर्लभ जीवों की जीव जाति जो है वो संपत्ति है हमारी। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप में रक्षा करना है और हर रूप की रक्षा करना है। इन विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और कौमार्ज रूप से बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों की झुरमुट या फिर देवी देवताओं का वन के नाम से भी जानते हैं। वनों के इस भाग में या तो वनों के ऐसे बड़े भाग में स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने की इजाज़त मिलती है। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। जैसे हम बात करें छोटा नागपुर क्षेत्र में, तो मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। इनमें से बहुत से व्यक्ति पीपल और बटवृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर इनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक श्रद्धालु उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में उनकी गिनती करते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों का झुंड देख सकते हैं। अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब रहा। यह चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधे की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास
अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंध में शामिल होना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देरी है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से फलीभूत हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका चैप्टर 2 समाप्त हुआ बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको सही तरीके से इस चैप्टर को समझने में भी सुविधा होगा। जहाँ पर प्रॉब्लम हो आप हमें बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में आपने क्या महसूस किया उसके बारे में अपनी राय भी अवश्य दें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।